इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों के बीच होने वाला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 28 जो कि कैरिंगटन ओवल लंदन के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां की पिच रिपोर्ट को हम आगे समझेंगे इसी वीडियो के अंदर, जहां पर हमने पिछले कुछ मैचेस जो होते हुए देखे उसके हिसाब से यहां पर एक क्लियर कट इंडिकेशन आपको मिल पाएगा, जिसकी बेसिस पर आप ये तय कर पाएंगे कि दोनों टीमों की तरफ से किस तरीके के बॉलर्स आपकी टीम में होनी चाहिए और किस तरीके की बैटर्स वो ज्यादा सूटेबल होंगी जो कि रन आपको बना करके दे पाएंगी। जिसको समझने के बाद जब अपनी टीम पिक करने जाएंगे, आप दोनों टीमों की तरफ से प्लेयर जब सिलेक्ट करने जाएंगे तो उसके लिए जो सारी डेटा एनालिसिस की जरूरत होती है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो शुरू से अंत तक इसको पूरा जरूर देखिएगा, जिसकी मदद से ना सिर्फ अब आपको एक स्मॉल लीग की टीम बनाने में मदद मिल पाएगी, बल्कि आप मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं जो फ्री टू प्ले होता है तो उसके लिए भी कई सारी टीमें आप बना पाएंगे। तो शुरू से अंत तक इसको जरूर देखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मैच है कैरिंगटन ओवल के मैदान पर 27 जून को भारत में तो रात को 11 बजे से खेला जाएगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। तो एक डे नाइट टी20 मैच के तौर पर यह मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें पहली इनिंग के दौरान तो धूप निकली होगी अगर आसमान पर बादल नहीं होते हैं तो, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान फ्लड लाइट्स का गेम यहां पर चालू हो जाएगा। और ये जो डे नाइट मैचेस में फ्लड लाइट्स का गेम होता है ये काफी, अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग होता है, वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है अपने आप में खुद से, क्योंकि अगर आप पिछले जो 6 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं उसके बारे में अगर बात करें तो एक तो सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि इस विमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच में इस मैदान पर यह पहला मुकाबला होगा। और इसके पहले जो 6 मुकाबले आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिसका स्कोर कार्ड आपके सामने, वो सारे के सारे 2025 के मैचेस हैं जो कि द 100 वुमेन्स के खेले गए थे यहां पर। और इसमें रिजल्ट्स जाकर के अगर आप देखेंगे तो 3 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें, तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें यहां पर मैचेस जीती हैं। और इन 6 के 6 मैचों में अगर आप देखेंगे तो केवल एक मैच ऐसा था जो कि डे नाइट मैच के तौर पर खेला गया था, जैसा कि आज भी होगा, जिसमें पहली इनिंग में सरे की टीम ने वहां पर बना दिए थे 204 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए, और उसके जवाब में जो वारविक सार की टीम थी 179 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। और पावर प्ले के दौरान अगर आप देखेंगे तो सेकंड इनिंग में 39 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी थी। और इसको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन इसी वजह से किया क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि डे नाइट टी20 मैचेस जब यहां पर कैरिंगटन ओवल लंदन के मैदान पर खेले जाते हैं और अगर आसमान पर पूरे दिन धूप पड़ी होती है, साफ रहता है आसमान, तो उसकी वजह से पिच तो बैटिंग करने के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जब सेकंड इनिंग में फ्लड लाइट्स वहां पर जल जाती हैं, थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप करता है, तो जो हवा के अंदर की एक नमी होती है वो गेंद को स्विंग प्रोवाइड करवाती है। तो कोई एक अच्छी पेस अटैक वाली टीम होगी तो उसको शुरुआती पावर प्ले के 6 ओवर में, वो भी सेकंड इनिंग के पावर प्ले के 6 ओवर में काफी आसानी से वहां पर गेंद को स्विंग कराने में मदद मिलती है और उससे विकेटें निकालने में आसानी हो जाती है, जो कि इस मैच के स्कोर कार्ड में भी आप देख पाएंगे। लेकिन उसके अलावा द 100 वुमेन्स के जो मैचेस यहां पर खेले गए थे उसमें भी ज्यादातर मैचेस में अच्छे खासे रन यहां पर बने हैं, जो एक चीज दिखाता है कि पिच तो यहां पर बैटिंग करने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन चूंकि डे नाइट मैचेस होंगे तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले वो काफी क्रूशियल होता है, लेकिन उसके बाद भी बैटिंग कंडीशंस काफी अच्छी हो जाती हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो जो मामले रहे हैं वो काफी बराबरी के रहे हैं पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों के बीच में। और यहां पर जो स्पिनर्स को इन पिछले 6 मैच में 34 विकेटें मिली हैं, 19 पहली इनिंग में, 15 सेकंड इनिंग में, और पेसर्स को 38 विकेटें मिली हैं, 14 पहली इनिंग में, 24 सेकंड इनिंग के अंदर, जो ये भी काफी हद तक क्लियर कर देती है जो आपको मैंने डे नाइट टी20 मैच को लेकर के कहा कि पहली इनिंग में तो बैटिंग कंडीशंस अच्छी होंगी चूंकि दिन भर पिच के ऊपर धूप पड़ी होगी, लेकिन सेकंड इनिंग में फ्लड लाइट्स जलते ही उसका भी एक असर होता है, प्लस जो टेम्परेचर ड्रॉप करता है उसका भी एक असर होता है, जिससे शुरुआती पावर प्ले से लेकर के बाकी पूरे ओवर में जो थोड़ी बहुत स्लोनेस भी पिच के अंदर आती है। हालांकि ये पहला मैच इस मैदान पर खेला जाएगा विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का, तो उतना असर नहीं होगा, लेकिन किसी भी स्कोर को चेज कर पाना इस मैदान पर उतना आसान कभी होता है नहीं, जो कि निश्चित तौर पर डे नाइट टी20 मैचेस में और भी मुश्किल हो जाता है। तो जो भी कंडीशंस को लेकर के अपडेट्स होंगी कि वेदर कैसा है, आज दिन भर के दौरान कैसा रहा था, टॉस के टाइम पर कैसा है, पिच जो मिली है वो कैसी है, और उसके बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीमें बनेंगी वो क्या रहेंगी, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा टॉस के बाद। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। लिंक्स को क्लिक करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम की। ये टीम जो कि अभी तक के 4 टी20 मुकाबले जो खेली इसने इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, ये टीम का लगभग तय है कि ये वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, जबकि करंट चैंपियन थी। पहले दोनों मुकाबले हारने के बाद पिछले दोनों मुकाबले इस टीम ने जीते। आज के इस मैच को जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है। एक अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल चांस बनाने के लिए अगर ये आज के इस मैच को न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को हरा देती है और बहुत बड़े अंतर से हरा देती है, और उसके बाद इनको वेट करना पड़ेगा वेस्टइंडीज वाले मैच का, और अगर वेस्टइंडीज की टीम वो मैच आयरलैंड के खिलाफ हार जाती है, बुरी तरह से हारती है, तब इनके पास एक चांस बन जाएगा जो कि होना काफी मुश्किल है, लगभग ना के बराबर
उसके चांसेस हैं। आयरलैंड की टीम को उसके लिए बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा, इनको खुद भी काफ़ी बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा, तब वो चांस बनेगा, लेकिन फिर भी एक आउटसाइड चांस तो है ही, तो इनके लिए मैच ज़रूरी है। और ये बैटिंग ऑर्डर इनकी तरफ से पिछले वाले मैच में उतरा था, जिसमें बॉलिंग के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, और उसके बाद जो बेंच पर ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि फ्लोरा डेवोनशायर और रोजबेरी मायर में से किसी एक को आज मौका मिल सकता है, तो नज़र इन पर भी आपको बना करके रखनी है। और जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई थी, जिसमें लिया तहुहू ने 3 ओवर करे थे, ब्री एलिंग ने 3 ओवर किए थे, जेस केयर ने 3 ओवर किए थे, नैन्सी पटेल पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ी थी, अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन ने भी 4 ओवर और 3 ओवर करे थे। लेकिन उसमें जो सबसे जरूरी चीज है कि ओवर्स जितने जो किए वो तो आपके सामने मैंने बता दिया, लेकिन किस किस ओवर में आकर के ये लोग बॉलिंग करते दिखाई पड़ी वो भी जानना काफी जरूरी है। चूंकि एक तो सेकंड इनिंग का जो फैक्टर आपको मैंने बताया डे नाइट टी20 मैच में पीछे पिच रिपोर्ट में, उसके हिसाब से अगर इस मैच की सेकंड इनिंग की बॉलिंग न्यूजीलैंड की टीम की होती है तो इनकी पावर प्ले की बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट होंगी, वरना जो डेथ ओवर की बॉलर्स हैं जैसे खास करके सोफी डिवाइन हो गई, अमेलिया केयर भी एक आध ओवर डेथ में कर देती है, नैन्सी पटेल भी कर देती हैं, काफी हद तक पिच पर भी निर्भर करता है कि कौन करेगा। जनरली यही तीनों करेंगे और कुछ हद तक जेस केयर भी और लिया तहुहू भी एक आध ओवर कर देती हैं, तो वो काफी हद तक मैच के बाद जब टॉस का अपडेट आ जाएगा तब काफी क्लैरिटी आपको वहां पर मिल पाएगी। लेकिन उसके अलावा करियर के आंकड़े अगर आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के देखना चाहते हैं विमेंस टीम की, तो वो आपके सामने है कि क्या एक्सपीरियंस लेकर के ये टीम और इनकी प्लेयर्स आती हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो ये वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा सबसे पहले रीसेंट फॉर्म की, और इस टूर्नामेंट के अंदर 4 मैचेस ये टीम खेल चुकी है, 2 जीती है 2 हारी है, जो आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं। और उसमें जो परफॉर्मेंस रही जिसमें इजी गेज ने उन 4 मैचेस में से केवल एक बार एक अच्छी पारी खेली, जबकि अमेलिया केयर और उसके अलावा अगर हम बात करें सोफी डिवाइन, 2 ऐसी प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं आई हैं, लेकिन ये दोनों इस टीम की बेसिकली कहें तो वो रीढ़ की हड्डी हैं जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और इवन कप्तान है, वस कप्तान के तौर पर भी काफी शानदार ऑप्शन ये दोनों हैं, जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगी, बीच मिडिल ओवर्स में बॉल करेंगी, प्लस बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर पर आ जाती है दोनों की दोनों, और परफॉर्मेंस भी करके इन दोनों ने दिखाया है, तो इन दोनों को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन इनके अलावा इजी शार्प एक ऐसी ऑप्शन है, जब से इनको प्रमोशन मिला है बैटिंग ऑर्डर में, कम से कम पिछले मैच में तो इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन जो अभी फिलहाल इंग्लैंड की बॉलिंग है उसके खिलाफ ये क्या कर पाएंगे उसको लेकर के डाउट हमेशा रहेगा। और बाकी उसके बाद आती है ब्रूक हेलिडे, जो कि काफी एक्सपीरियंस बैटर हैं, इन्होंने भी काफी अच्छी बैटिंग अभी तक के 4 मैच में केवल एक फेलियर है इनकी, और 41 नाबाद की पारी लास्ट वाले मैच में भी खेली थी। और बाकी मैडी ग्रीन भी उसी लेवल की प्लेयर है, लेकिन इनकी बैटिंग काफी नीचे आती रही है, और अभी तक 4 में से 3 बार तो नॉट आउट ही लौटी हैं। और उसके बाद आती है सूजी बेट्स, इनको लेकर के एक बात दिक्कत ये रहती है कि पहले तो ये ओपन करती थी तब तो एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन अब ये बैटिंग डाउन द ऑर्डर करती हैं, और अब एक खासियत ये भी है कि बॉलिंग भी करती हैं। और अभी तक के जो कुल टोटल 4 मुकाबले इस टीम ने खेले उसमें 2 बार इनको प्लेइंग 11 में रखा गया, और उसमें से पिछले वाले मैच में तो ना तो बैटिंग का मौका मिला ना तो बॉलिंग का मौका मिला। उसके पहले वाले मैच में 19 रन की नाबाद पारी खेली थी, विकेट कोई इन्होंने लिया नहीं था। और उसके बाद आती है जेस केयर, नैन्सी पटेल, लिया तहुहू और ब्री एलिंग, जिसमें से मेरे हिसाब से जो सबसे बेटर ऑप्शन कोई होगा तो वो नैन्सी पटेल और लिया तहुहू का होगा। उसका सबूत आपने पीछे भी देखा था, एक तो ये दोनों, उसमें से लिया तहुहू पावर प्ले में भी बॉलिंग करती है, मौके मिलेंगे तो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे अगर पहली इनिंग की बॉलिंग खास करके हुई तो। नैन्सी पटेल भी वो चीज आपको करते दिखाई पड़ती है अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से। और प्लस जो इंग्लैंड की टीम है वो उतना बेटर स्पिन खेलती तो नहीं है, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा, तो उस हिसाब से भी एक काफी अच्छी चॉइस हो जाती है। तो इन चारों को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। हालांकि इसमें ब्री एलिंग भी है, जेस केयर भी है। जेस केयर भी एक ऐसी बॉलर है जिन्होंने पहले मैच में 2 विकेट लिए, उसके बाद के 3 मैच में लगातार विकेटलेस गई हैं, तो इनसे भी आज काफी अच्छी उम्मीदें होंगी जिनको आप पिक करें। लेकिन इनके अलावा अगर बेंच पर से कोई खेल जाता है, खास करके रोजमेरी मायर जैसी बॉलर, तो मेरे हिसाब से किसकी जगह पर खेलेंगी वो काफी डिपेंड करेगा। अगर ये खेलती हैं ब्री एलिंग की जगह पर तब तो निश्चित तौर पर आप इनको टीम में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर ये खेलती हैं अगर कोई किसी बैटर की जगह पर या किसी एक्स्ट्रा बॉलर जिसको हम ऑलरेडी टीम में लेके जा रहे हैं, तब तो उनके जगह पर हमारी टीम में वैसे भी आएंगी। कहने की ये मतलब है कि अगर ये प्लेइंग 11 में होंगी तो हमारी टीम में भी होनी चाहिए। बाकी ये 5 में से 4 प्लेयर कौन से बेस्ट रहेंगी वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। हालांकि उसी में आपको अगर आपको बैटिंग थोड़ी सी मजबूत करनी है इस टीम की तो इजी शार्प, ब्रूक हेलिडे और मैडी ग्रीन में से किसी एक को पिक कर सकते हो। और थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं तो सूजी बेट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से अगर कोई बेटर ऑप्शन रहेगा तो वो रहेगा यहाँ पर जो ब्रूक हेलिडे का, जिन्होंने अच्छा फॉर्म भी दिखाया है, एक्सपीरियंस भी इनके पास अच्छा खासा है। तो इस तरह से अपनी प्लेयर्स आप पिक कर सकते हैं, 4 बेस्ट ऑप्शन और बाकी 2 थोड़ी सी डिफरेंशियल ऑप्शन जिनको लेकर के रिस्क रहेगा। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन इस टीम की तरफ से आपको मिल नहीं पाई है। हालांकि रोजमेरी मायर भी अगर खेलती हैं तो ये भी एक 100% बढ़िया पिक होंगे जिनको आप सीधे अपनी टीम में लेके जा पाएंगे। और उसके बाद हेड टू हेड के स्टैट्स को देख करके भी कुछ डिसाइड करने की कोशिश करें तो इंग्लैंड के खिलाफ
अमेलिया केयर के नंबर्स आपके सामने हैं जो कि थोड़े एवरेज ही हैं। हालांकि इजी गेस के आंकड़े तो और भी खराब हैं। इजी सार्प के 2 मैच में 26 रन है और वहीं पर सोफी डिवाइन के नंबर भी अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली तो बहुत अच्छे हैं नहीं, इवन आप इसको बिलो द एवरेज ही कहेंगे। लेकिन फिर भी सोफी डिवाइन और अमेलिया केयर का अपना काफी बड़ा रोल होता है, तो इनको हमको टीम में रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद के जो सारे प्लेयर्स हैं उनमें नंबर्स अगर आप देखें तो कुछ हद तक ब्री एलिंग के इंटरेस्टिंगली अच्छे हैं, 2 मैच में 4 विकेटें, और कुछ हद तक नैन्सी पटेल के 2 मैच में 3 विकेटें हैं। बाकी हर एक प्लेयर के आंकड़े ऐसे हैं ना कि जिसके दम पर आप इनको अपनी टीम में लेकर नहीं जा पाएंगे। बस जो पीछे आपको मैंने यूटिलिटीज बताई इन प्लेयर्स की और जो परफॉर्मेंसेस अभी तक रही हैं उसके बेसिस पर जो मैंने सिलेक्शन करके दिखाया आपको पीछे, वही काफी हद तक मायने रखेगा। बाकी इस मैदान पर भी जब जो एक नोटेड परफॉर्मर रही हैं वह है सोफी डिवाइन। 7 मैच में 236 रन है, 47 का एवरेज है, 4 विकेटें हैं। बाकी या तो कोई प्लेयर इस मैदान पर खेली नहीं है, बाकी और जो 2 प्लेयर खेली हैं उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। और बाकी प्लेयर बैटल देखें जिसमें इजी गेज चार्ली डिन की 17 गेंद पर 10 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, 2 बार एक्लिस्टन पर। तो इनकी ये ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों तरीके की बॉलिंग पर कमजोरी दिखाती है। इवन आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि दोनों ही टीमें स्पिन खेलने को लेकर के थोड़ा सा वल्नरेबल होती हैं, जिसमें अमेलिया केयर भी डैनी गिब्सन की मीडियम पेस पर 2 बार आउट हो चुके हैं सस्ते में, 3 बार तो चार्ली डीन पर 38 रन बना करके आउट हो चुकी हैं। और इजी सार भी सोफी क्लस्टन की गेंदों पर फंसी हैं एक ही बार। लेकिन उसके अलावा जो सोफी डिवाइन है, ब्रूक हेलिडे हैं और सूजी बेट्स हैं जो इस टीम के एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं बेसिकली, वो भी अगर आप देखें तो उसमें से सोफी डिवाइन तो स्पिन बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन लॉरेन बेल पर, नैटली सिवर ब्रंट पर ये आउट हो चुके हैं इसके पहले सस्ते में। और उसके अलावा ब्रूक हेलिडे और बाकी सूजी बेट्स के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। एक आउट एंड आउट आपको स्पिन के खिलाफ इन सभी प्लेयर्स की कमजोरी दिखाई पड़ेगी, स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग पर, जो कि काफी हद तक नोटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आगे अगर आप आकर के इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो वो चार्ली डीन और सोफी क्लिस्टन का तो ऑप्शन है ही, एक ऑप्शन लिंडसे स्मिथ का भी है जो कि सेम मूवमेंट भी कराती हैं अपनी बॉलों से, और बाकी लॉरेन बेल हैं और बाकी डैनी गिब्सन और फ्रेया कैम्प भी जो उनके 2 ऑलराउंडर्स हैं। और बाकी बैटिंग ऑर्डर में भी आपके पास जो नाम है वो भी आपके सामने है। और उसके अलावा जो बेंच है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से नैटली सिवर ब्रंट को लेकर के अभी तक भी कोई फाइनल अपडेट है नहीं कि क्या इनकी इंजरी ठीक हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो ये खेलती हैं या नहीं, ये हमको टॉस के अराउंड ही पता चल पाएगा। लेकिन ये बात लगभग पक्की है कि अगर ये खेलेंगी भी तो बॉलिंग नहीं करेंगी, ये काफी हद तक कंफर्म है। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में 6 बॉलर्स ने मिलकर के करी थी, जिसमें सभी को पता होगा डैनियल गिब्सन और फ्रेया कैम्प मिलकर के 4 ओवर करती हैं, और उसके अलावा बाकी चारों बॉलर पूरे 4-4 ओवर करती हैं। और उसमें कई बार ऐसा भी होगा कि लिंडसे स्मिथ अगर परफॉर्म नहीं कर पाई बेहतर है जब बॉलर, तो डैनी गिब्सन या फ्रेया कैम्प में से किसी एक के ओवर्स बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड कि कौन बेहतर बॉलिंग करेगा उस टाइम पर। बाकी यहाँ पर आपके सामने करियर के भी आंकड़े हैं जो इंग्लैंड की विमेंस टीम के हैं, वो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते यहाँ पर मैं रीसेंट फॉर्म की भी बात कर लूं, और ये टीम अपने 4 के चारों मुकाबले जीती है इस पूरे टूर्नामेंट में, और पहली टीम बनी जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये टीम अपने चारों मुकाबले जीती, काफी आराम से जीती, जो बताता है कि इस टीम ने परफॉर्म काफी अच्छा किया। तो प्लेयर्स ने भी बेसिकली अच्छा काम किया होगा, और इसमें से डैनी वैट ने 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगाई 4 मैच में। एमी जोन्स की हालांकि केवल 1 ही हाफ सेंचुरी है, सोफिया डंकली के 2 ही मैच में 1 हाफ सेंचुरी है। एलिस कैप्सी ने पिछले 2 मैचेस खास करके अच्छी बैटिंग करी है, और हेदर नाइट ने अच्छी फिनिशिंग टचेस इस बैटिंग ऑर्डर की परफॉर्मेंस पर दी हैं लास्ट में आकर के। और उसके बाद बॉलिंग में फ्रेया कैम्प और डैनी गिब्सन ने जो 2-2 ओवर 3-3 ओवर की बॉलिंग करी है, उसमें भी अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो उस लेवल की तो रही है जो कि इस टीम की लोअर ऑर्डर की बैटिंग को मजबूत बनाती है, और 5th बॉलिंग ऑप्शन या 6th बॉलिंग ऑप्शन को भी काफी मजबूत बना देती है। और इसी वजह से इस टीम ने काफी तगड़ा परफॉर्म किया भी है। फ्रेया कैम्प के 4 मैचेस में 5 विकेट हैं, जबकि वहीं पर डैनी गिब्सन के 4 मैचेस में टोटल 3 विकेट हैं, उसमें से फ्रेया कैम्प ने एक ही मैच में 4 विकेट ले लिया था। बल्ले से भी जब दोनों को मौका मिला दोनों ने परफॉर्म करके दिखाया है। और बाकी चार्ली डीन के अभी तक के 4 मैचेस में टोटल देखे तो 7 विकेट हैं, एक्लिस्टन के भी आपके सामने हैं 8 विकेट हैं 4 मैचेस में, लिंडसे स्मिथ के 4 मैच में 4 विकेट हैं, और लॉरेन बेल के भी 4 मैच में 3 विकेट हैं। जबकि पहले 2 मैचेस में जब खेली थी नैटली सिवर तो इन्होंने भी 40+ के 2 इनिंग्स खेली थी, और बाकी तीनों प्लेयरों को अभी तक मौका मिला है नहीं। तो इस टीम के तरफ से आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं, जिसमें विकेट टेकिंग ऑप्शन तो चार्ली डीन और एक्लिस्टन हैं ही हैं, और उसके अलावा बैटिंग में मेरे हिसाब से डैनी वैट और विकेट कीपर बैटर एमी जोन्स 2 बेहतरीन ऑप्शन आपके पास हैं ही। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन चारों के अलावा, जिसमें से हालांकि लॉरेन बेल या लिंडसे स्मिथ में किसी एक ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आज के इस मैच की सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो लिंडसे स्मिथ के साथ जाइए, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप लॉरेन बेल के
के साथ जाइए, ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर रखना है। और अगर आज के इस मैच में बॉलिंग किसी भी इनिंग की हो, पहले या सेकंड, बैटिंग अगर पहली इनिंग की है तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना है। पहली इनिंग की बैटिंग है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चॉइस होंगे आज के इस मैच फ्रेया कैम, जो कि बॉलिंग भी करके देंगे। हालांकि आप दोनों को भी साथ में लेकर के जा सकते हैं, जिसमें डैनी वाट और एमी जोन्स के साथ साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर भी होनी चाहिए, जो कि एलिस कैप्सी मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होंगी। तो क्लियर कट एक जो चीज दिखाई पड़ रही है कि 5 तो आपके पास एक कंफर्म ऑप्शन है। बाकी अगर आप दोनों ऑलराउंडरों के साथ जाएंगे तो 7 ऑप्शन आपकी टीम में आ जाती हैं। और बाकी इनिंग के हिसाब से अगर आप डिसाइड करें तो लिंडसे स्मिथ या लॉरेन बेल में से कोई भी एक आपकी टीम में आएगा, और वो जो आपकी टीम में आएगा वो इस टीम की तरफ से आपको 8वां ऑप्शन प्रोवाइड करवा देगा। हालांकि 8 प्लेयर तो हम लेकर के जाएंगे नहीं, कम से कम 4 प्लेयर हमारी टीम में न्यूजीलैंड के होने ही चाहिए, तो 7 प्लेयर आप लेकर के जाएंगे। और मेरा जो फाइनल डिसीजन होगा कि इन चारों बॉलरों में से कोई 3, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि वो तीनों डिसाइड आपको कैसे करना है। और बाकी बैटिंग ऑर्डर में अब पहली इनिंग की बैटिंग अगर होती है तब तो वहां पर शायद मैं डैनी वाट को पिक ना करूं। सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी तो दोनों ओपनर्स हमारी टीम में होंगी और प्लस एलिस कैप्सी, वरना कोई एक ओपनर ड्रॉप करके आप एक्स्ट्रा एक ऑलराउंडर बढ़ा सकते हैं, फ्रेया कैम और डैनी गिब्सन में से दोनों को भी ले जा करके या किसी भी एक को ले जा करके। तो इंग्लैंड की टीम अभी भी फेवरेट है। हालांकि कितने चेंजेस ये टीम आज के इस मैच में करेगी, जो बाकी 3 ऑप्शंस अभी तक खेली है नहीं, उनका भी फॉर्म आप निकाल करके देखिए। और प्लस नेटली सीवर खेलेंगी या नहीं खेलेंगी उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई हैं, लेकिन एलिस कैप्सी के आंकड़े आप देख लीजिए, हेदर नाइट के आंकड़े आप देख लीजिए, काफी बेहतर हैं। और उस बेसिस पर जो आपको पीछे तय करना था ना कि टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स में से किसको लेकर के जाएं, तो इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो डैनी वाट सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ रही हैं। फ्रेया कैम और डैनी गिब्सन के आंकड़े भी आप देख सकते हैं, लगभग एक जैसे हैं दोनों के। और बाकी चार्ली एडन के 12 मैच में 18 विकेटें हैं, एक्लेस्टन के 20 मैच में 29 विकेटें हैं, लिंडसे स्मिथ के थोड़े से एवरेज नंबर्स हैं, 7 मैच में 8 विकेटों के साथ, लॉरेन बेल के थोड़े से बेटर नंबर्स हैं। और बाकी जो बेंच पर प्लेयर्स हैं उनके भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेन्यू पर जहां पर चार्ली एडन ने 4 मैच में 11 विकेटें ली हैं T20 फॉर्मेट में, और इवन एक्लेस्टन ने भी अच्छा काम किया, लॉरेन बेल ने भी अच्छा काम किया। लिंडसे स्मिथ यहाँ पर खेली नहीं है T20 क्रिकेट, लेकिन इस मैदान पर सोफिया डंकली की बैटिंग अच्छी रही है, तो उससे भी एक डिसीजन लेने में आपको मदद मिल पाएगी कि किस बैटर को आप लेकर के जाएं। और बाकी वही कॉमन चीज आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन पर दिक्कतें रही हैं इंग्लैंड की भी बैटर्स को, और उसमें पेसर्स के तौर पर सोफी डिवाइन और लिया तहू 2 बेटर ऑप्शन आपको मिल जा रही हैं वैसे भी, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, जो आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं। तो वही आपको जो वीकनेस का डेटा है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इंग्लैंड की टीम ज्यादा फेवरेट है आज के इस मैच को लेकर के, उसके चांसेस ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं मैच को जीतने को लेकर के, बहुत ही तगड़ी टीम दिखाई पड़े पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के पास भी एक आउटसाइड चांस है, जो कि टॉस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो टॉस के बाद के जो भी सारे अपडेट्स होंगे वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के और अपनी फाइनल टीम को लेकर के, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट का लिंक है। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको मदद मिल पाएगी जितनी मर्जी उतनी टीमें बनाने को लेकर के। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।